स्टार्ट करते हैं पेपर 1993 का पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं सब कुछ हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। एक चीज़ और कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम मेंशन कर रहे हैं ना, बीच बीच में बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये जैसे आईवीसी इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे एक A4 शीट बना लो या नोट्स भी जिसमें आप लोग पीवाईक्यूज नोट कर रहे हो। 1991 का किया, 2 का किया, कुछ होगी ना नोटबुक जो सेपरेट बनाई होगी, उसी में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का भी एक, चाहे बैक में कॉपी के या एक A4 शीट निकाल के अलग से उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का सेक्शन देख लो। ठीक है, सारे पीवाईक्यूज आपके सामने डिस्कस हो रहे हैं, सामने डिस्कस हो रहे हैं, इसका मतलब खुद आइडिया लग रहा होगा कि कौन सा टॉपिक या थीम कौन सी रिपीट हो रही है। उसी थीम को नोट कर लो और उसको बहुत अच्छे से करना है, उस पर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। ठीक है, थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है कि आईवीसी के क्वेश्चन सामने है हमारे और सेम उसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन द आईवीसी? इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, स्टैम्प रिटन ऑन यूटेंसिल्स या रिलीजियस बुक्स? तो देखो, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस जो हुए थे ना उस टाइम पे, तो वो बताते हैं बेसिकली कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। तो ये एक्सकवेशन जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल थे, ये जॉन मार्शल उस समय हेड थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे ये, और इनकी ये जब प्रेसाइड कर रहे थे तब जो दो लोग थे, ठीक है, नाम सुना होगा, एक दयाराम साहनी थे और एक थे रखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी। ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक्सकेवेट किया था। ठीक है, साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन और बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो। ठीक है, और भी काफी लोग हैं, लोथल किसने किया या उस, बट एक बात बता रहा हूँ, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस ही हुए थे जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमारे सामने रखा। ठीक है, ये 1920 और 21 में इनकी हुई थी। ठीक है, किसने किया था ये भी आप लोग देख लो, हड़प्पा, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। What is the main source of livelihood of the Aryans in ancient period? मेन सोर्स क्या है लिवलीहुड का? एंशियंट पीरियड में आर्यंस जो लोग थे उनका फार्मिंग करते थे, वो हंटिंग करते थे, क्राफ्टमैनशिप थी या बिजनेस था? तो देखो, बिजनेस हटा दो, उस समय देखो आर्यन वाला जो सिविलाइजेशन था ना, दैट वाज द प्योरली रूरल सिविलाइजेशन, तो बिजनेस तो नहीं करेंगे, क्राफ्टमैनशिप भी इतना वो नहीं जानते थे कुछ, हंटिंग नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि मतलब नॉनवेज का कुछ ऐसा मिला कुछ नहीं है वहां पे। फार्मिंग करते थे सबसे ज्यादा, फार्मिंग और पेस्टोरल, जो लोग जो उनके पास काऊ बफेलो वगैरह थी ना, उसका यूज करते थे बेसिकली। तो ये हो गया इसका आंसर, फार्मिंग। देन इन द ऋग वेदा पीरियड पीपल्स मोस्टली बिलीव इन, तो किसमें ज्यादा विश्वास करते थे लोग ऋग वेदा के टाइम पे? आइडल वर्शिप ज्यादा करते थे, मोनोथीज्म था, गॉडेस वर्शिप थी, या ऑब्लेशन एंड रिचुअलिस्टिक मानते थे इन चीजों को? तो देखो, आइडल वर्शिप उस टाइम तो नहीं थी इतनी प्रेवलेंट, और गॉडेस भी थी बट इतने एज सच नहीं बोलेंगे इनको। बट हाँ, ये ऑब्लेशन और रिचुअल्स बहुत सारे फेमस थे उस टाइम पे, है ना? जैसे पता होगा हाइम्स वगैरह जो है ना, हाइम्स मेंशन है ना ऋग्वेदा में, तो हाइम्स 1028 हाइम्स हैं अप्रोक्स ऋग्वेदा में, और मंडल्स हैं, 10 मंडल्स हैं। देन हाइम्स, फिर यज्ञ वगैरह होता था, तो यज्ञ में भी सारे रिचुअल्स होते थे, है ना? उसमें हम क्या ऑफर करते थे? घी ऑफर करते थे, मिल्क ऑफर करते थे, है ना? ये सब चीज़ें ऑफरिंग होती थी हमारी। तो कुछ रिचुअल्स और ऑब्लेशंस थे। और एक चीज़ और है, मतलब जब कभी क्वेश्चन देखो ना, अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा है जो ओवर एक्सप्लेन कर रहा है,
तो वो आंसर जनरली सही होता है। तो ये देखो यहाँ ओवर एक्सप्लेन कर रहा है, ऑब्लेशन के साथ रिचुअल्स भी मेंशन है, ठीक है। ऐसे काफी स्टेटमेंट और भी आगे मिलेंगे। द बेसिक थीम्स, बेसिक थीम ऑफ जैन रिलीजन, जैन रिलीजन की बेसिक थीम क्या थी, किस पे बेस है जैन रिलीजन, कर्मा पे है, एलिजियंस, नॉन वायलेंस या डिसफेवर। मेनली जो बेस है ना वो नॉन वायलेंस पे है, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखो इसको तो 5 वोव्स हैं जैनिज्म में, ठीक है, उस पे ही बेसिकली जैनिज्म बेस्ड है। जैसे अगर हम बात करें नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, तो फर्स्ट हो गया अहिंसा, सेकंड हो गया सत्य मतलब ट्रुथ, थर्ड अपारिग्रह, ठीक। अपारिग्रह का मतलब होता है कुछ भी अपने पास कोई चीज नहीं रखना, कोई भी ऐसा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह नहीं रखना, ठीक है, कुछ भी ऐसा पजेस नहीं करना जिसके जो हो, ठीक है। और नॉन स्टीलिंग, ठीक है, नॉन स्टीलिंग को बोलते हैं अस्तेया। तो ये आता है कि स्टीलिंग, चोरी वगैरह वो सब ना करना, नॉन स्टीलिंग। और ये देखो ये 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। ये चारों जो थे ना ये पहले थे, बट जब 24th तीर्थांकर आए ना, तो इन 24 तीर्थांकर कौन थे, महावीरा थे, ठीक, लॉर्ड महावीरा थे। इन्होंने 5th वो दिया, वो क्या था, ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य को हम सेलिबेसी भी बोलते हैं, ठीक। एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या होता है ये सब, बट ठीक है, 5 वोज आप लोग याद कर लेना, जैन की कौन सी है, उससे ये क्वेश्चन हो जाता। हु हैड गिवन इट्स फर्स्ट प्रीचिंग इन सारनाथ, सारनाथ में सबसे पहली प्रीचिंग किसने दी, किसने सबसे पहले प्रीच किया। देखो ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं कि इस जो प्रीचिंग होती है ना उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तना बोलते हैं, है ना। ये जो इंसिडेंट था ये टर्निंग पॉइंट है कुछ बुद्धास की लाइफ के, है ना, धर्म चक्र प्रवर्तना। तो ये भी एक है जो सारनाथ में हुआ था, जब वो 5 जो ब्राह्मण भिक्षुस थे उनको उन्होंने सबसे पहले टीचिंग दी थी, ठीक है। तो इसमें किसने दी थी, महात्मा बुद्ध ने दी थी। तीर्थांकर इज एसोसिएटेड विद, तो तीर्थांकर की बात हमने ऊपर की थी अभी। तीर्थांकर जो होते हैं वो जैन रिलीजन में होते हैं। महावीर कौन थे, 24 तीर्थांकर थे, तो जैन होगा इसका आंसर। हु एस्टैब्लिश्ड द स्टेट रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिप्लेक्स टॉलरेंस, ट्रिप्लेक्स कौन, क्या क्या, टॉलरेंस के बेसिस पे, जेनरोसिटी के बेसिस पे और मर्सी के बेसिस पे किसने एक रिलीजन एस्टैब्लिश किया था, एक तरीके से एक स्टेट को रिलीजन एस्टैब्लिश किया था, उसका बेसिस था टॉलरेंस, जेनरोसिटी और मर्सी, ठीक है। दया हो गया, टॉलरेंस सहिष्णुता हो गया, जेनरोसिटी हो गई, तो काइंडनेस बेसिकली। तो अगर इसको हम बात करें तो एक धम्मा आया था, अशोका की पॉलिसी थी धम्मा, उसी पर बेस है ये, तो इसका आंसर होगा अशोका। देखो अशोका का जो 12th एडिक्ट है ना, इस 12th एडिक्ट में ये बात की गई है कि ये एक्चुअली मेजर रॉक एडिक्ट है ना, मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका है। इसमें बात की गई है कि जो मतलब यही सब कि धम्मा होना चाहिए, और जहाँ पर हम एक ऐसी चीज स्टैब्लिश कर सकते हैं जो रिलीजन के बेसिस पे काम करे, है ना। धम्मा की पॉलिसी को फ्लोरिश करने के लिए उन्होंने कई सारे प्रिंसिपल दिए थे, वो यहाँ पे रॉक एडिक्ट में 12th वाले रॉक एडिक्ट में मेंशन थे, है ना। इसको इससे रिलेट कर सकते हो आप, इसको लिख लेना यहाँ पे, दैट इज रिलीजियस टॉलरेंस। हालांकि टॉलरेंस अकेला नहीं आता है, इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी, जेनरोसिटी भी आ जाएगा और मर्सी भी आ जाएगा, और ये इन्हीं तीनों की कंबाइंड फिलॉसफी पे बेस्ड है ये। और एक चीज़ और है इसमें कि जब रिलीजन की बात होगी ना, तो अकबर ने भी उस टाइम पर एक रिलीजन एस्टैब्लिश किया था, मतलब उस टाइम के अपने टाइम पे, जब अकबर का जो टाइम टेन्योर पता होगा ना,
1556 टू 1605 तक उनका रीन था अकबर का। तो अकबर ने क्या किया था, अकबर ने एक दीन ए इलाही करके एक रिलीजन एस्टैब्लिश किया था, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि अकबर ने कौन सा रिलीजन एस्टैब्लिश किया था, दीन ए इलाही। वो उनके डिस्कशंस होते थे ना, जहाँ पर बैठ के लोग डिस्कशन करते थे कई सारे रिलीजन्स की फिलॉसफीज, हिंदू, जैन, बुद्ध, जो जो चीज़ें इनको अच्छी लगी थी उसको इन्होंने दीन ए इलाही रिलीजन में इंक्लूड किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मौर्याज द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। मौर्यास के बाद साउथ इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट कौन सा था, ठीक है, आफ्टर मौर्यास। तो देखो सातवाहन आए थे, चोल थे, पल्लवास थे कि चालुक्य थे। देखो मौर्यास की बात की अगर बात होगी ना, तो दक्षिण में मतलब साउथ में सातवाहन्स थे जो सबसे ज़्यादा फेमस थे, सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। सातवाहनों को जो स्टैब्लिश किया था वो शिमुख ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। और इनको सातवाहनास को आंध्राज भी बोलते हैं, ठीक है, आंध्राज भी बोलते हैं इनको। एक चीज और है कि जो आंध्राज हैं वो पुराणा में, मतलब जो पुराण लिखे गए हैं उन पुराणाज में इनको आंध्रा बोला गया है। और शिमुख के बारे में मैंने बता ही दिया, शिमुख ने इस डायनेस्टी को मतलब सातवाहन डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। साथ में इनकी कैपिटल क्या थी, कैपिटल थी पैठन, ठीक है, इसको पैठन बोलते हैं। और एक और थी, मतलब पैठन या अमरावती ले लो, अमरावती, ओके। पैठन जो थी ना, ये गोदावरी जो रिवर है, मतलब महाराष्ट्र में बात कर लेते हैं, गोदावरी रिवर पे पैठन थी। और अमरावती तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो कृष्णा रिवर है इसके किनारे अमरावती। तो ये दोनों कैपिटल थी किसकी, साउथ इंडिया में सातवाहनास की। सातवाहनास के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया मैंने, बाकी और भी रूलर्स आएंगे जो मोस्ट पावरफुल होंगे सातवाहना के अंदर। गौतमी पुत्र शातकर्णी, इनके जो नाम होते थे वो मदर के नेम से स्टार्ट होते थे, ऐसा भी है, मैट्रीलिनियल था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एंड एलोरा केव्स आर इन। अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं वो कहाँ पर हैं, आंध्रा में हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये आइडिया होगा आपको, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बेसिकली, जो केव हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता प्योरली बुद्धिस्ट है, प्योरली बुद्धिस्ट केव हैं अजंता में, ठीक है। अप्रॉक्स 29 to 30 केव्स हैं वहाँ पे। और एलोरा की अगर हम बात करते हैं, एलोरा में 34 केव्स हैं। और इसमें सारे रिलीजन आते हैं, जैन भी आते हैं, हिंदू की भी केव्स हैं और बुद्धिज्म की भी हैं। तो एलोरा में तीनों रिलीजन मिल जाएंगे हमें। महाराष्ट्र समझ में आ गया। कैपिटल ऑफ हर्षा एम्पायर, हर्षवर्धन की कैपिटल क्या थी। हर्षवर्धन कैपिटल कन्नौज थी, पाटलिपुत्र, प्रयाग या थानेश्वर। कन्नौज थी, हर्षवर्धन की कैपिटल कन्नौज थी। उसके पहले ये जिस डायनेस्टी से था, पुष्यभूति, ठीक है, इसकी कैपिटल थानेश्वर थी। बाद में इनकी जो सिस्टर हैं राजश्री, उनके कहने पे इन्होंने अपनी कैपिटल वगैरह चेंज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैज बीन मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द अटैक ऑफ हूणाज। हूण का अटैक किस टाइम पे हुआ था पता है, ये याद रखो, गुप्ताज के टाइम पे हूण का अटैक हुआ था, ठीक है। और गुप्ता ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब हूण जो थे वो बाहर से थे, गुप्ताज इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर रहे थे। तो हूणाज ने सबसे ज़्यादा परेशान गुप्ताज को किया है। और ये देखो आंसर गुप्ता ही है, इसका बता ही दिया मैंने। गुप्ता में भी जो स्कंदगुप्त था ना, स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था। स्कंदगुप्त का एक इंस्क्रिप्शन है जो बताता है कि, मेंशन करता है कि हूणाज को उसने डिफीट किया था, ठीक है। वो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन।
इसमें काफ़ी मतलब अटैक है हुनास का, और उसने कैसे इसको डिफेंड किया था, ये सब चीज़ें मेंशन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर सेलर्स? सेलर्स के लिए कौन सी डायनेस्टी फेमस है? देखो इसमें ऑप्शन है चेरा, चोल, पल्लवाज और राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर जो होगा ना चोल होगा। सेलर्स का मतलब समझ रहे हो ना, सेलर्स का मतलब नवल से है, नेवी से है। तो नेवी की जो पावर होती है ना, नवल पावर, ये इसको ये जो था ना वो चोलाज के टाइम बहुत फेमस था। मतलब इनकी नवल पावर जो थी ऐसी थी ना कि दे कंसीडर्ड बे ऑफ बंगाल, जो ओशन है ना, बे ऑफ बंगाल जो है उसको चोला लेक बोलते थे, पता है? चोला लेक, चोला लेक समझ रहे हो, मतलब चोला की वो लेक थी एक तरीके से। क्यों? क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था बे ऑफ बंगाल में चोलास का। सिर्फ बे ऑफ बंगाल में नहीं था, मतलब सिर्फ कोरोमंडल कोस्ट में नहीं था, मालाबार कोस्ट में भी था। मतलब इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है ना, ये दोनों जगह था, ये मालाबार कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है। और उस टाइम जो राजेंद्र चोला था इनका, जो राजेंद्र चोला थे, राजा चोला के जो सन थे राजेंद्र चोला, इन्होंने श्रीलंका को कैप्चर किया था। ठीक है, श्रीलंका का अपर वाला पार्ट शायद था, उसको इन्होंने कॉन्कोर किया था। तो समझ सकते हो कि श्रीलंका तक जाके अपना सब इस्टेब्लिश कर लिया था, जस्ट बिकॉज कि उनकी नेवी इतनी स्ट्रांग थी। तो इसीलिए जो सेलर्स आते हैं ना वो सबसे ज़्यादा चोला के आते हैं। सूर्य टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का जो सूर्य टेम्पल है वो किसने बनवाया था? हु बिल्ड दिस? नरसिंह देव वर्मन, अशोका, राजेंद्र चोला या कृष्णदेव राय? कोणार्क का टेम्पल बनवाया था नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने, एंड ही बिलोंग टू द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो टेम्पल इज एसोसिएटेड विद? खजुराहो टेम्पल, ये वही है यार, कितनी बार रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, हर साल ये आ रहा है खजुराहो। तो ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज़्म से है, हिंदुइज्म से है, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म से है या जैनिज्म से है सिर्फ? तो वही है, ज़्यादा से ही होगा, हिंदुइज्म जैनिज्म। स्कल्पचर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 3 टाइप्स के मैंने बताए थे, जो मतंगेश्वरा, और जो कौन सा था, एक और था ना, विष्णु टाइप में था एक, और एक तो ऊपर दिया ही था, जो टेम्पल था ना, 3 टाइप्स के टेम्पल थे, याद ही नहीं आ रहा है मुझे। और हाँ, मतंगेश्वरा था, वासुदेव टाइप था, और एक और था कोई। ये सारे मतलब वहाँ पे देखो, ये खजुराहो जो फेमस है ना वो दोनों चीज़ों के लिए फेमस है। दोनों का मतलब होता है, एक तो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये तो है ही वहाँ पे इतना फेमस, साथ में टेम्पल आर्किटेक्चर, जो टेम्पल्स है ना उनके बाहर स्कल्पचर्स हैं। ठीक है, वो स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से बने हुए हैं। हाँ, वो इरोटिक हैं एक्चुअली, नेकेड हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं, बट जो उसमें मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जो कार्विंग की गई है ना, मतलब कार्विंग तो हाँ वो बहुत अच्छी की गई है। इस वजह से दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब आर्किटेक्चर से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर, और स्कल्पचर तो है ही उनका। मंगोल इन्वेडर्स चंगेज खान केम टू द बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर? जो मंगोल का इन्वेडर था ना चंगेज खान, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस, और ये बहुत खतरनाक था उस टाइम पे। चंगेज खान वो बॉर्डर तक आ गया था इंडिया के, और किस एम्परर का उस समय इंडिया में रूल था? तो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इल्तुतमिश का रूल था। अब देखो इसमें अगर समझना है ना, तो वहाँ पे एक ये थे, क्या नाम था, मुगर बरानी करके, ये इनको ढूंढते ढूंढते, मतलब चंगेज खान इनको ढूंढ रहे थे, लड़ाई हुई होगी तो इनको लगा कि जो मुगर बरानी हैं ये इंडिया में छुपे बैठे हैं, तो इल्तुतमिश ने उनको शरण में रखा है।
अपने अंदर छुपा के रखा। इसी वजह से ये ढूंढते ढूंढते नॉर्थ वेस्ट इंडिया पहुंच गए थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देन हु लेड द फाउंडेशन सिटी ऑफ आगरा? आगरा किसने इस्टेब्लिश किया? तो सिकंदर लोदी ने इस्टेब्लिश किया आगरा। शेर शाह सूरी वॉज डाइड इन आगरा, कालिंजर, रोहतास, सासाराम। देखो शेर शाह सूरी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी सेम क्वेश्चन था 1992 में, तो इसका आंसर होगा सासाराम। सासाराम में शेर शाह सूरी की जो कब्र है ना वो बनी हुई है वहाँ पे। और हाँ, डेथ की बात कर रहा है, कहाँ मरे थे? तो कालिंजर फोर्ट में मरे थे, और जो उनका वो है ना वो सासाराम में है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ तल्लीकोटा कहाँ हुआ था? हेल्ड ऑन कब हुआ था? तो 1526 में हुआ, 65 में हुआ, 76 में या 86 में? तो 1565 में हुआ। देखो ये लास्ट हिंदू डायनेस्टी थी जो 1565 में एंड हो गई थी। ठीक है, जो बैटल ऑफ तल्लीकोटा था ना वो एंड ऑफ विजयनगर रूल था एक्चुअली। विजयनगर का रूल बैटल ऑफ तल्लीकोटा के बाद खत्म हो गया था। उस समय जो इनको हराने वाले कौन थे? अहमदनगर, बीजापुर, है ना, ये और गोलाकोंडा, ये सब जो मिल के विजयनगर को हराए थे। 1565 याद रखना है इस चीज को, बैटल ऑफ तल्लीकोटा, और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। वर्शिप कल्चर हैड इट्स रीबर्थ इन इंडिया। भक्ति कल्चर कब रीबर्थ हुआ भक्ति कल्चर का इंडिया में? तो ये हुआ वैदिक पीरियड में, या 10th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी एडी में, या 15th और 16th सेंचुरी? तो 15th और 16th सेंचुरी के टाइम पे रीबर्थ हुआ था भक्ति कल्चर का। भक्ति और सूफी कल्चर इसी टाइम में मर्ज हुए थे, है ना। जो कबीर मीराबाई पढ़ते हैं ना हम लोग, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, वो इसी टाइम के थे। नादिर शाह अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नादिर शाह ने इंडिया पे अटैक किया, कब किया था? 1739 में किया था। तो ये किसका रिजीम था? इंडिया में कौन रूल कर रहा था जब नादिर शाह ने अटैक किया? बहादुर शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, या शाह आलम सेकंड? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक, ये रूल कर रहे थे जब नादिर शाह ने अटैक किया। और नादिर शाह ने जब अटैक किया ना तो उसने कुछ नहीं छोड़ा। ठीक, ये बैटल ऑफ करनाल बोलते हैं इसको, बैटल ऑफ करनाल ये हुआ था, और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था। उसके बाद क्या किया नादिर शाह ने? कुछ छोड़ा ही नहीं, मतलब सब कुछ, सोना चांदी जो भी था इंडिया से सब उठा ले गया था, साथ में पिकॉक थ्रोन। ठीक है, पिकॉक थ्रोन, और एक और चीज़ जो हम हमेशा मांगा करते हैं, कोहिनूर डायमंड, ये भी लेके गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाय अकबर? अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, या ताजमहल? देखो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा जब उसने गुजरात पे विक्ट्री पाली थी ना अकबर ने, उसके बाद वापस लौटते टाइम उसने बुलंद दरवाजा बनाया था। ठीक है, तो वही सेलिब्रेट करना था उसको कि हाँ ये कमोमरेट करना था इस विक्ट्री को, इस वजह से। और बाकी चीज़ों पे अगर बात करें, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। जामा मस्जिद के बारे में पता होगा, जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। और ताजमहल, मुमताज महल के लिए किसने बनवाया था? शाहजहां ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सेंट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC ने किसको भेजा था जहांगीर के कोर्ट में? थॉमस रो को भेजा था,
वास्को डी गामा को, हॉकिंस को या जॉब चार्नॉक को? हॉकिंस को भेजा था। हॉकिंस, इसको इंग्लिश खान भी बोलते हैं, इंग्लिश खान, ठीक है। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, इंग्लिश खान बोलते हैं इसको। साथ में एक और चीज़ है हॉकिंस के साथ कि उसको मनसब ऑफर हुआ था, पता है? मनसब के बाद हमने डिस्कस किया है ना, 400 सवार जात का मनसब ऑफर हुआ था हॉकिंस को। ऑल उसने लिया नहीं था बट ऑफर हुआ था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने मराठा को किसने हराया था? तो मराठास को हराने वाले कौन थे? अफगान्स थे, ब्रिटिशर्स थे, मुगल्स थे या रोहिलास थे? अफगान्स थे। अफगान में कौन आया था? अफगान में आया था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। इसके पहले अफगान नादिर शाह था, ऊपर है ना, कहाँ पढ़ा था हमने? नादिर शाह। उसके बाद ये अहमद शाह अब्दाली आया था। कब हुआ था? 1761 में, बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड कब हुआ? सेकंड अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और इसके फर्स्ट वाला तो काफ़ी फेमस है। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर एंड इब्राहिम लोदी। यहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और मुगल एम्पायर का स्टार्ट हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड, थर्ड तीनों रिवाइज हो गए ना यहाँ पे। पानीपत कहाँ है? पानीपत इज अ प्लेस इन हरियाणा जहाँ पे सारे वॉर्स लड़े गए थे, बहुत जो फेमस तीनों मैंने बताया। इन मेडिवल टाइम हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द ट्रेड रिलेशन इन इंडिया? मेडिवल टाइम में ट्रेड रिलेशंस इंडिया के साथ सबसे पहले एस्टैब्लिश करने वाला कौन था मेडिवल टाइम में? तो डच थे, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज थे। फिर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड? सेम क्वेश्चन है, तो जो ऊपर पूछा है वही नीचे पूछा है इसने। ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट सेम रखे हैं, कुछ है इंग्लिश की जगह ब्रिटिशर्स कर दिया है, फ्रेंच सेम है, पोर्तुगीज की जगह पोर्तुगाल कर दिया है। कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या थी? बल्लौर, द्वार समुद्र, सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगम? देखो दोनों सेम है, श्रीरंगम और सेरिंगपट्टनम सेम है, ठीक है। आंसर ये होगा। टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें ना, तो जो कैपिटल थी उनकी वो सेरिंगपट्टनम ही थी। इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था, MMS, ठीक है। ये ट्रीटीज हैं बेसिकली, ठीक है। 4 फाइट्स हुई थी, मतलब 4 जो थे वो ये मैसूर के थे। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर। कितने वॉर्स थे? 4 थे। फर्स्ट जो था वो एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास में। सेकंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी। थर्ड में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम थी। और फोर्थ जो था उसमें तो डेथ ही हो गई थी टीपू सुल्तान की, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसे याद कर सकते हो उसको MMS से। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड द ब्रिटिशर्स मोस्ट इन इंडिया? अपोज किसने किया था ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा, ठीक है? सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया था? मराठास ने किया था, मुगल्स ने किया था, सिख ने किया था या राजपूत ने किया था? तो सबसे ज़्यादा परेशान ब्रिटिशर्स को मराठास ने किया था, ठीक है। जब तक ये 1761 तक हारे नहीं थे, जब वो अफगान्स ने आकर डिफीट कर, तब तक ब्रिटिश के नाक में दम कर रखा था इन लोगों ने। और नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, इसके पहले पता है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक रीज़न था जिसमें वो मराठास जो थे वो पॉलिटिक्स अच्छे से नहीं कर पाते थे। जस्ट यही रीज़न था जिस वजह से वो इंडिया में फेल हुए, है ना। बाकी वो उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, उनके पास कॉज था,
है ना। और बहुत ज़्यादा उनका रिलीजियस टॉलरेंस भी था, पॉलिसी भी रिलीजियस वाली काफ़ी अच्छी थी मराठास की, उन्हीं के नाम पे सब कुछ होता है वहाँ पे। तो फिर भी मतलब बार्गेनिंग, पॉलिटिक्स, ट्रीटी वगैरह वो अच्छे से नहीं कर पाते थे, इसी वजह से हारे हैं। हु एस्टैब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने एस्टैब्लिश की? ये तो सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, के एस रॉय या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा ये गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905। बहुत फेमस है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ो आप लोग, उसमें काफ़ी कुछ मेंशन है। गांधी एंड में बहुत डायलेमा में थे कि उनको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है, और मतलब काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने। फिर रोलैट एक्ट में आते हैं। वॉज इन्फोर्स्ड, मतलब पता होगा ना गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, जो बताया था मैंने कि वो पॉलिटिकल गुरु थे, है ना। क्वेश्चन भी पूछा गया, 1991 में आया था। तो एक सीक्वेंस से करना सारे पेपर, मतलब ऐसा नहीं बीच में कोई उठा लिया और रिवाइज करने लगे। सीक्वेंस से सारे रिवाइज करो नोट्स के साथ, नोट्स भी नोट करते रहो, कुछ भी ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट है तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। रोलैट एक्ट, ये जो था ये ब्लैक लॉ था, है ना। रोलैट एक्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम, रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, है ना। ये कब आया था? ये आया था 1919 में, ठीक है। इसमें क्या था? बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आजकल होता है ना, वैसा ही कुछ था। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन था, और इसमें डिटेन कर लेते थे, जैसे प्रोटेस्टर्स को डिटेन करते हैं वैसे ही उस समय जो प्रोटेस्ट करता था उसको डिटेन कर लेते थे लोग, ठीक है। और डिटेन करने के बाद कोई भी ना ट्रायल होता था, ट्रायल वाइल कोई मतलब नहीं था ट्रायल का, ठीक है। डिटेन कर लिया और बस, कोई ट्रायल वाइल नहीं हो रहा है ना। और ना कोई लॉ ऑफर किया गया है, कुछ भी नहीं है, मतलब लॉ रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं था डिटेंशन में, है ना। इसीलिए इसको ब्लैक लॉ बोलते हैं। रोलैट एक्ट था, ये 1919 में आया था। इसी में जब मैंने बात की थी ना, वो अमृतसर वाला जो सेशन था, उसमें सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, है ना, उनको अरेस्ट किया गया था। फिर जलियांवाला बाग हुआ, जहाँ पर लोग उनके प्रोटेस्ट, वही उनको जो अरेस्ट किया था उसके अगेंस्ट लोग इकट्ठा थे जलियांवाला बाग में। और फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि बैसाखी और जलियांवाला बाग साथ में था, फिर जनरल डायर आया और उसने गोलियां चलानी वहां शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन मेड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, इन विच ईयर द पार्टीशन वॉज कैंसल्ड? 1905 में पार्टीशन इन्फोर्स हुआ था, और 1911 में उसको कैंसिल किया गया था, ठीक है। 1905 में दो डेट्स हैं जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ। पहली है 19th ऑफ जुलाई और दूसरी है 16th ऑफ अक्टूबर। याद कर लेना इन दोनों डेट। 19th ऑफ जुलाई को क्या हुआ था? 19th ऑफ जुलाई को अनाउंसमेंट हुआ था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। जो कर्जन था ना, उसने अनाउंस किया था। लॉर्ड वर्ड मत बोला करो उनको, इसने अनाउंस किया था। और 16th ऑफ अक्टूबर को फूड डे भी होता है ना, इस दिन फूड डे भी होता है। और 16th ऑफ अक्टूबर को इम्प्लीमेंट हुआ था पार्टीशन, ठीक है। और फिर 1911 को एन्यूलमेंट हुआ था। एन्यूलमेंट का मतलब कैंसिल हो गया था पार्टीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? वही क्वेश्चन घिसा पेटा पूछ चुका है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ट्विन प्रिंसिपल ऑफ गांधीज राम राज्य? गांधी के राम राज्य का ट्विन प्रिंसिपल क्या था? ट्विन प्रिंसिपल था ना एक, इराडिकेशन ऑफ अनटचबिलिटी एंड इंटॉक्सिकेशन, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, खादी एंड चरखा, प्योर ऑब्जेक्टिव एंड प्योर वियर्स, मतलब ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, सत्य एंड अहिंसा, यही मोटो था
जो भी गांधी जी सत्याग्रह करते थे उसका यही मोटो था। बाकी 1942 में वो डू और डाई वाला दिया था उन्होंने, उसके पहले तक सब ऐसे ही चल रहा था इसके बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती दल वॉज ऑर्गेनाइज्ड क्यों? टू स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट पख्तूनिस्तान, पख्तूनिस्तान को स्टैब्लिश करने के लिए आया था। टू एश्योर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, टू थ्रू आउट द ब्रिटिशर्स, और टू मेक इंडिया कम्युनिस्ट नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो, इसकी अगर हम बात करें, लाल कुर्ती दल, लाल का मतलब हो गया रेड शर्ट मूवमेंट, रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक, ये ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए बेसिकली आया था, रेड शर्ट मूवमेंट। और इनको खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं, खुदाई खिदमतगार। ये जो ऑर्गेनाइज किया था, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन 1931, जब हमारे यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, उसी समय वहां पर रेड शर्ट मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इसको ऑर्गेनाइज किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये जब ऑर्गेनाइज किया था तो इनको क्या टाइटल दिया? इनको टाइटल दिया गया फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी क्यों दिया गया? क्योंकि वो जगह थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहां पे ये वाला मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट मूवमेंट चलाते थे, लाल कुर्ती दल, ठीक है। तो फ्रंटियर हो गया ये। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो मेरा बर्थडे जब होता है 13 अप्रैल को 1919, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इन 1919 हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट? ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट प्रेसिडेंट कौन था? खिलाफत कमेटी जो बनी थी ना, उसका प्रेसिडेंट कौन था? महात्मा गांधी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मौलाना शौकत अली थे, मोतीलाल नेहरू थे। तो एलिमिनेशन करते हैं, मोतीलाल नेहरू को हटा देते हैं। देखो, शौकत अली और मोहम्मद अली ये दो भाई थे, ये भी दोनों इसका पार्ट थे, और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे खिलाफत मूवमेंट में। महात्मा गांधी थे बेसिकली जो प्रेसिडेंट की, अगर हम बात करते हैं खिलाफत कमेटी की, तो महात्मा गांधी बने थे, ठीक है। रीज़न भी था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आ गई थी, दोनों के पास अपना अपना रीज़न था। मुस्लिम लीग को वही खिलाफत आंदोलन करना था, खलीफा को रिस्टोर करना था टर्की में, और बाद में, और हाँ, महात्मा गांधी और कांग्रेस को क्या चाहिए था? ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना चाहते थे। तो दोनों का कॉज अलग अलग था, बट वही काम कर सकते थे साथ में मिलके, क्योंकि दोनों के अगेंस्ट, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करना था दोनों का, चाहे टर्की वाला हो चाहे ये हो। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू वॉज द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द स्वराज पार्टी? कौन नहीं था? देखो, स्वराज पार्टी वाला क्वेश्चन फिर से ये लोग रिपीट कर रहे हैं, कई बार ऊपर पूछा है और इसी टाइप का पूछा है। मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, कौन नहीं था स्वराज पार्टी में? श्रीनिवास अयंगर नहीं थे, या विट्ठल भाई पटेल नहीं थे, चितरंजन दास, या सी राजगोपालाचारी? ये यही ऑप्शन था लास्ट टाइम भी। 92 का पेपर है कि 91 का है पता नहीं मुझे, बट सी राजगोपालाचारी उसमें था, और सी राजगोपालाचारी स्वराज पार्टी से रिलेटेड नहीं है। और मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट थे, और चितरंजन दास जो थे वो सेक्रेटरी थे। नहीं, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, चितरंजन दास प्रेसिडेंट थे। दांडी मार्च हैज़ बीन स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ दांडी मार्च? दांडी मार्च सपोर्ट, सॉल्ट लॉ को सपोर्ट करने के लिए, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, रोलैट एक्ट को सपोर्ट करने के लिए, रोलैट एक्ट के अगेंस्ट स्टार्ट किया। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना इनका ऑब्जेक्टिव था, बिकॉज सॉल्ट में पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ चुका था, और सॉल्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी लोगों को, मतलब पूरे इंडिया को यूनाइट किया जा सकता था, है ना। तो इस वजह से गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया। दांडी मार्च, दांडी जो है ना, दांडी इज अ प्लेस वेयर द सॉल्ट लॉ वॉज ब्रेक,
दांडी कहाँ से स्टार्ट किया था? स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से कहाँ गए थे? दांडी गए थे। ठीक है। अब ये जो था बेसिकली साबरमती आश्रम से दांडी की डिस्टेंस थी 385 किलोमीटर। अगर इसको माइल्स में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 240 माइल्स आता है। 240 माइल्स चलने में गांधी जी और उनके डेलीगेट्स थे, मतलब उनके जो लोग थे उनके साथ, उनको 24 दिन लगे थे। ठीक है। और 78 डेज, सॉरी 78 लोग थे वहां पर। 78 लोग जो गांधी के साथ 24 दिन तक चले थे साथ में। ठीक है। 240 माइल्स का था, 24 दिन लगे। 24 दिन का मतलब ये हुआ कि एक दिन में 10 माइल चलते थे, तब जाके वो साबरमती से दांडी पहुंच पाए और सॉल्ट लॉ को वहां पे ब्रेक किया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारा? और कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट किया था इन्होंने 6 अप्रैल को। और ब्रेक कब किया? ब्रेक एक्चुअली 6 अप्रैल को ब्रेक किया था दांडी में। स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। कब स्टार्ट किया था? अप्रैल मार्च में किया होगा स्टार्ट। 24 दिन, हाँ कैलकुलेट कर लेना, कुछ मार्च में स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर सेशन ऑफ द आईएनसी। आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन किस साल हुआ था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। कौन था वहां पर हेड? इसका प्रेसिडेंट कौन था? पंडित नेहरू थे। तिरंगा अनफोल्ड किया था उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड इन गांधी इरविन एग्रीमेंट? क्या चीजें प्रपोज हुई थी गांधी इरविन एग्रीमेंट में? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन हुआ था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के उसमें था, खिलाफत मूवमेंट पे, राउंड टेबल मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो बेसिकली गांधी इरविन पैक्ट जो था ना, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करने के लिए हुआ था। ठीक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पहले जो पेपर्स हुए उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, कि 2 बार स्टार्ट हुआ। और पहले जब एक बार स्टार्ट हुआ फिर ख़त्म किया, इरविन पैक्ट हुआ। इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल में पार्ट लिया। वो इनकॉन्क्लूसिव थी, कुछ निकला नहीं उसमें, और गांधी जी आके दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में। एक बार देख लेना पीछे जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रपोज द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस? किस साल कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल प्रपोज किया गया? तो वही पूर्ण स्वराज 1929। इसमें कुछ चेंज नहीं है ना? वही पूर्ण स्वराज जो हुआ था ना, पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन, ये वही है, पंडित नेहरू ने लीड किया था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट कौन थी? एनी बेसेंट थी, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित? फर्स्ट वुमेन की बात करें ना तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट आयरिश थी, आयरलैंड की वुमेन थी, इंडिया में आई थी मद्रास। इन्होंने ही होम रूल लीग मूवमेंट का आइडिया दिया था, और बाकी तिलक और इन्होंने मिलके होम रूल लीग चालू किया था इंडिया में। फिर अगर इंडियन वुमेन की बात करते हैं, इंडियन वुमेन, तो इंडियन वुमेन में सरोजनी नायडू आती हैं, जो सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है। अब ये 1925 को कानपुर में जो सेशन था ना, उसमें ये प्रिसाइड किया था उन्होंने। इन फरवरी 1922 गांधी जी वॉज फोर्स्ड टू पोस्टपोन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज, गांधी जी ने 1922 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद किया। क्यों बंद किया था? वॉयलेंस एट चौरा चौरी, ये एक्चुअली पता है, ये जो क्वेश्चन 1922 का है ना, तो सिविल डिसोबीडियंस नहीं होगा यहाँ पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि 1930 में चालू हुआ था ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसका आंसर यही था कि चौरी चौरा हुआ। चौरी चौरा में यही ओवर एक्सप्लेन कर रहा है ना, देखो, वॉयलेंस एट चौरी चौरा एंड अदर प्लेसेस, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट ओवर एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर यही होगा। चौरी चौरा में वॉयलेंस हुआ था, 22 पुलिसमैन वो बर्न्ड एलाइव, और फिर
उन गांधी जी ने बोला कि हम वॉयलेंस मोटो नहीं था हमारा, नॉन वॉयलेंस और ट्रुथ था। तो जब वो सत्याग्रह फॉलो नहीं हुआ तो इन्होंने बोला कि वॉयलेंस हुआ है तो हम इसको सस्पेंड करते हैं, और गांधी जी ने पूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। बोला, जेल वेल की बात फिर हुई थी, वो गए भी थे कुछ टाइम के लिए। लाला लाजपत राय हैड इंजर्ड, कब इंजर्ड हुए थे लाला लाजपत राय? इन लाठी चार्ज ऑफ प्रोटेस्टिंग साइमन कमीशन और लाठीचार्ज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रूलैट एक्ट। साइमन कमीशन के खिलाफ कर रहे थे प्रोटेस्ट, रूलैट एक्ट के खिलाफ कर रहे थे, या क्विट इंडिया मूवमेंट में लाठी खाए थे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब लाठी चार्ज हुआ था। देखो, साइमन कमीशन आया था 1927 में, और प्रोटेस्ट को लीड किया था लाला लाजपत राय ने। तभी उनके सीने पर लाठी पड़ी थी और उसके बाद उनकी हेल्थ डेटोरेट हुई और उनकी डेथ हो गई। समझ में आ गया? लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें तो जो स्पेशल सेशन हुआ था आईएनसी का, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनली अप्रूवल मिला था, और ये मूवमेंट, ये जो स्पेशल सेशन था, इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी कांग्रेस के बैनर के अंदर ही थी, इसको फॉर्म किया था लाला लाजपत राय ने, और प्रेसिडेंट भी बने थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाला लाजपत राय। वही लाल बाल पाल सुना होगा ना, तो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के लीडर थे लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी भी बोलते हैं, पंजाब केसरी। और भी बहुत कुछ है इनके बारे में, बट ठीक है, बाद में बात कर लेंगे उसकी। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ। क्या था यहाँ पे स्लोगन गांधी जी का? करो या मरो, डू और डाई। फाइनली, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, इसमें टू कॉपरेट ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर गेटिंग एश्योरेंस ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या एक्टिव कॉपरेशन टू ब्रिटेन वॉर में, या न्यूट्रलिटी रखेंगे, किसी का साथ नहीं देंगे, या नॉन ऑफ दीज। देखो, ये ओवर एक्सप्लेन कर रहा है ना, यही आंसर है इसका। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तभी हम कॉपरेट करेंगे जब वो हमको एश्योर कर दें कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाएगी आफ्टर वॉर, तभी हम उनके साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेंगे, ये कांग्रेस का कहना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंटेंस इज करेक्ट? कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इसमें? बॉर्डर ऑफ एमपी कनेक्ट विद 7 स्टेट्स। तो ये कब का पेपर है? 1993 का पेपर है। ठीक है, एमपी जब डिवाइड हुआ था ना, एमपी वॉज डिवाइडेड इन 2000। ठीक है, 2000 में डिवाइड हुआ था, एमपी छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था। ठीक है, तो उस समय 7 स्टेट तो सही था, बट आज के टाइम पे अगर एमपी की बात करें हम, तो एमपी 5 स्टेट से बॉर्डर टच करता है। ठीक है, 5 स्टेट कौन से हैं? एक तो अपना प्यारा यूपी, देन छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान से भी टच करता है, महाराष्ट्र से भी टच करता है, एक स्टेट में सो रहा है एमपी, गुजरात से नहीं करता, आई थिंक गुजरात से करता है। देन नेक्स्ट, भोपाल इज इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नहीं, कोई नेशनल पार्क नहीं है क्या अरुणाचल प्रदेश में? अरे भाई, 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? एक तो मॉलिंग करके है, मॉलिंग नेशनल पार्क, और एक और है नामदफा। ठीक है, 2 नेशनल पार्क हैं वहाँ पे। बॉर्डर ऑफ पंजाब नोवेयर टचेस द जम्मू एंड कश्मीर। गलत है, बॉर्डर ऑफ पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर टच करते हैं आपस में। फिर टोडा ट्राइब्स, टोडा इज अ ट्राइब विच रिसाइड्स। टोडा ट्राइब कहाँ
पाई जाती है? अरावलीज में, नीलगिरीज में, या एमपी में, या माउंटेन्स ऑफ विंध्याचल? देखो टूडा से अगर थोड़ा साउथ इंडियन साउंड कर रहा हो ना, तो ऑप्शन सारे एलिमिनेट होके नीलगिरीज आ जाएगा। टोडल ट्राइब मोस्टली जो है नीलगिरीज में रहती है और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कैलकुलेट हेयर द प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। कहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेज़र करते हैं हम? इलाहाबाद के नैनी से करते हैं, लखनऊ से, मेरठ से, या मुजफ्फरनगर से? पता होगा आपको, इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इलाहाबाद के नैनी से मेज़र करते हैं। ये मिर्ज़ापुर के पास है ये। डिस्प्यूट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, या इंडिया श्रीलंका? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सियाचिन का डिस्प्यूट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या तमिलनाडु? नागार्जुन प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर पर है, कृष्णा रिवर, ठीक है। और कृष्णा से सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश आना चाहिए दिमाग में। द विंटर रेनफॉल अकर्स इन नॉर्थर्न प्लेन इज बिकॉज। विंटर रेनफॉल नॉर्थर्न प्लेन्स में विंटर रेनफॉल नॉर्दर्न प्लेन्स में आती है, क्यों आती है, क्या रीज़न क्या है उसका? ट्रॉपिकल साइक्लोन रीज़न है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रीज़न है, बे ऑफ बंगाल है, कि अरेबियन सी का मानसून है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो सर्दियों के टाइम पे भी नॉर्थ में बारिश होती है, दिस इज द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बताओ? चेंज होता रहता है, फिलहाल के टाइम पे यूपी है। देन कौन सा है? देन है पंजाब। हाईएस्ट जिंक प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जिंक कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो 90% जो जिंक है ना वो राजस्थान में प्रोड्यूस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हल्दिया इज इन उड़ीसा। हल्दिया एक पोर्ट है, उड़ीसा में तो नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है हल्दिया। हल्दिया वेस्ट बंगाल, पारादीप जो है ना ये उड़ीसा में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, ये चेंज कर दिया इन्होंने। कांडला इज इन गुजरात, सही है। मोर्मागांव ये भी एक पोर्ट है, इट इज़ इन गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। ऊपर जो क्वेश्चन था ना वो क्या था? नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन था, हाँ वो मर्क्यूरी था आंसर, बट ये अर्थ की बात कर रहा है। तो पहले आता है मर्क्यूरी, देन आता है वीनस, देन आती है अर्थ, देन आता है मार्स, है ना। तो इसके सबसे पास जो अर्थ के है ना वो वीनस है। वीनस इज नोन एज द सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वीनस हो गया ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है बताओ? सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो है, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, या न्यू गिनिया? तो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा है, अभी डिस्प्यूट चल रहा है ना यूएसए और किसका है ग्रीनलैंड? डेनमार्क की टेरिटरी है ग्रीनलैंड, तो वहाँ पे चल रहा है, यूएस ट्रम्प बोल रहे हैं चाहिए हमको। न्यू गिनिया जो है ना वो सेकंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट है, पपुआ न्यू गिनिया बोलते हैं इसको, कंट्री भी है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में, हाँ। फिर थर्ड पे आता है बोर्नियो, और फोर्थ पे आता है मेडागास्कर। ये लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा एरिया ग्रीनलैंड का है, सेकंड पे पपुआ न्यू गिनिया है, थर्ड बोर्नियो, फिर मेडागास्कर, ऐसे इसको अरेंज करेंगे अगर अरेंजमेंट आता है तो। गोबी डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है? गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन मंगोलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, और भी कई सारे डेजर्ट हैं यहाँ पे। इंडिया में तो पता ही होगा, थार डेजर्ट अरावलीज के पास, और वेस्टर्न अफ्रीका में
कौन सा डेजर्ट है यहाँ पे? यहाँ भी काफ़ी सारे हैं ना। सहारा डेजर्ट है मोस्ट फेमस। वेयर इज द सवाना ग्रासलैंड सिचुएटेड? सवाना ग्रासलैंड कहाँ सिचुएटेड है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या नॉर्दर्न अमेरिका? तो सवाना सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका में सिचुएटेड है। ठीक, इसमें देखा होगा ना वो नेशनल ज्योग्राफी में सवाना का ही पूरा आता है कि वहाँ पे जो ट्राइब्स होती हैं हंट कर रही होती हैं और बाकी ये सब एनिमल्स आसपास रहते हैं। ग्रासलैंड टाइप है वो। और भी हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक कैंपस, ये जो है कैंपस, ये जो हैं ये ब्राज़ील में आते हैं। और लानोज हैं, ये वेनेजुएला में है, मिल जाएंगे ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स की बात कर रहे हैं। और अपने यहाँ जो है ना स्टेपीज़ हैं एशिया में, ऊपर मिलते हैं, थोड़े टेम्परेट रीजन के हैं ये स्टेपीज़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट? इसमें से क्या गलत है? फाकलैंड आइलैंड जो है वो कहाँ है? इज अ ग्रुप इन इंडियन ओशन। सेकेंड है नामीबिया इज सिचुएटेड इन अफ्रीका। थर्ड, निकारागुआ इज इन सेंट्रल अमेरिका। और लास्ट वाला है कि यमन जो है एशिया में है। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो निकारागुआ जो है वो सेंट्रल अमेरिका में है, सही बात है। नामीबिया अफ्रीका में है, ये कंट्री है ना साउथ अफ्रीका के आस ही पास है, ऊपर है शायद। हाँ, और यमन, यमन भी एशिया में है। बट फाकलैंड आइलैंड जो ग्रुप है ना, ये फाकलैंड करंट भी है एक, पता होगा अगर, पैसिफिक ओशन में, ये ब्राज़ील के पास है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन ओशन में तो नहीं है ये। नेक्स्ट, हाईएस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा सिल्वर कहाँ प्रोड्यूस होता है? कनाडा, मैक्सिको, इंडिया, अमेरिका? इसका आंसर याद कर लो, मैक्सिको है। बाकू इज़ फेमस फॉर? बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। ये क्यों फेमस है? डेंस रेलवे नेटवर्क है वहाँ पे, इंटेंसिव फार्मिंग होती है, मिनरल वाइल्स या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे कुएं हैं, क्रूड ऑयल्स वगैरह काफ़ी मिलता है वहाँ पे, मिनरल्स वाइल्स काफ़ी मिलता है। हाईएस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम कौन प्रोड्यूस करता है? कंट्री की बात अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला चाइना है, विच इज़ नॉट गिवन इन द ऑप्शन। सेकंड अपना प्यारा भारत, इसका आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन? अच्छा, इसमें स्टेट में बताओ, इन टर्म्स ऑफ इंडियन स्टेट कौन सा सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग स्टेट है? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द 1991 सेंसस? 1991 के सेंसस को हटाते हैं हम, यहाँ पे 2011 का सेंसस लेते हैं। तो इसके हिसाब से हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है? बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल? सबसे ज़्यादा डेंसिटी है बिहार की, 1102 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। देन आता है अपना वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ सिटीज इज करेक्ट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन? अब इसमें एक और चीज़ याद कर सकते हो कि इंडिया की डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ सिटीज इज करेक्ट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के हिसाब से क्या करेक्ट है? अरेंजमेंट करना है हमको। तो ये काफ़ी पुराना डेटा है वैसे, अगर हम इसको आज के टर्म्स में लगाएं तो दिल्ली सबसे पहले आएगा, मद्रास कहीं नहीं है अभी यहाँ पे, दिल्ली के बाद बॉम्बे है, देन कौन सा बच गया, कोलकाता, देन आएगा बचा हुआ मद्रास।
अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में लगाएं तो दिल्ली की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड थ्रू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इलेक्टेड, देखो दो चीज़ें थी, एक थे नॉमिनेटेड और एक थे इलेक्टेड। ठीक है, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स थे ना वो प्रिंसली स्टेट के थ्रू नॉमिनेट हुए थे, जो प्रिंस थे उस टाइम के वो नॉमिनेट करके भेज रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी ना उस टाइम पे वो इलेक्ट की थी और वो भेजी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टली बाय द पीपल, नॉट डायरेक्टली। नॉमिनेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसा भी नहीं था। स्टेट रूलर, ये तो नॉमिनेशन की बात कर रहा है ना, यहाँ इलेक्टेड पूछा है। प्रोविंशियल असेंबलीज ने इलेक्ट किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। स्वर्ण सिंह कमेटी, याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी करके है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। इस कमेटी के बेस्ड रिकमेंडेशन थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। इनकी सारी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हुई थी। इन्होंने टैक्स वैक्स को भी फंडामेंटल ड्यूटी बताने की कोशिश की थी, बट वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, इनकी 10 जो थी उसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह एक्सेप्ट किया गया। एक फंडामेंटल ड्यूटी जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आर्टिकल 51A का पार्ट हैं। और कुछ बचा, हाँ, यूएसएसआर, ठीक है, आज का जो रशिया है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चीज़ है वो लिया गया है। सारी चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यहाँ डिस्कस कर ली हैं। द चीफ इलेक्टोरल रोल ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो जो इलेक्टोरल रोल है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया, मतलब कौन कौन पार्ट लेता है ना, तो कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा लेते हैं, सही बात है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड हैं तो लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर नहीं लेते हैं। और कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, वो भी इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो राज्यसभा के मेंबर्स हो गए इलेक्टेड वाले, लोकसभा के मेंबर हो गए इलेक्टेड वाले, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो गए, सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड वाले। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी आती हैं, ठीक है, जो यूटी की हैं, बट यहाँ के मेंबर्स भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। assertion, policies are made by the ministers and implemented by the public servant। सही बात है, मिनिस्टर्स बनाते हैं और पब्लिक सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कॉन्सेप्ट होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिनिस्टर्स के, वो एप्लीकेबल होता है, सही बात है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग द ए, है ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ रीजन लग नहीं रहा है ना कि देखो पॉलिसीज तो बना रहे हैं मिनिस्टर, अब यहाँ बिकॉज लगा के देखो जरा, आंसर रीजन सही है क्या? पॉलिसीज आर मेड बाय द मिनिस्टर्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल होता है। ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर हो गया, दोनों सही हैं बट रीजन नहीं सही है उसका। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अ कैबिनेट मिनिस्टर। जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, क्या वो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है? कितने टाइम तक? 1 साल, 6 महीने, 3 मंथ्स या 1 मंथ? तो 6 मंथ तक कोई भी पर्सन, ठीक है, वो एमएलए हो एमपी हो फर्क नहीं पड़ता उसको, या कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, इंडिया का सिटीजन हो, उसको कैबिनेट मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बट सिर्फ 6 मंथ के लिए। अगर उसको आगे बनना है तो उसको कहीं ना कहीं एमपी बनना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, तभी वो रह सकता है। ठीक है, ऐसे कई बार मनमोहन सिंह को भी राज्यसभा
असम से उनको इलेक्ट करवा देते थे। जैसे कई बार हुआ है कई प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, आई के गुजराल के साथ भी यही हुआ था, वो भी राज्यसभा से इलेक्ट होके आए थे। इन राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स आर गिवन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट आरपीए जो है गिवन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। इक्वल फॉर एवरी स्टेट, हर स्टेट का इक्वल होता है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन। पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से होता है, एरिया रेशियो के हिसाब से होता है, या रेवेन्यू रेशियो के हिसाब से होता है। देखो, पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से एमपीज होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों। हाँ, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, बट वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द राज्यसभा, बट वो चेयरमैन होता है। और इसमें हाँ एक चीज़ और थी ऊपर, ये वाला जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में मेंशन है। ठीक है, इसमें बोला गया था कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकसभा को है, मतलब लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। ये हो गया, ये हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो वही क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर ही रहे थे, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इट इज गिवन इन द आर्टिकल 64 एंड 89। ठीक है, दोनों जगह ये मेंशन है। पहला क्या है, 64 में जो मेंशन है ना, वो तो डायरेक्टली बोला गया है कि वो एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ठीक है, और वो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। बट 89th में अगर हम बात करें ना, 89th में दोनों चीज़ें हैं, चेयरमैन कौन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा राज्यसभा का। तो बेसिकली राज्यसभा की बात की गई है इसमें। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर हैज़ बीन गिवन इन। कहाँ दिया हुआ है, स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर्स का सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर गिवन इन द 7th शेड्यूल। देखो 1 से 12 तक के जो शेड्यूल है ना, सारे याद कर लो ऐसे ही बिल्कुल सीक्वेंस में। जैसे यहाँ पे नेम्स ऑफ द स्टेट है, ये 2 नंबर की कमाई होती है ना, तो उसको हम इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये सैलरी आती है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड में ओथ है, थर्ड शेड्यूल में ओथ आती है। फोर्थ में काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की बात की गई है इसमें। एलोकेशन ऑफ सीट्स होता है बेसिकली। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स में शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज आते हैं। सेवेंथ में लिस्ट आ गई सारी, यूनियन, कंकरेंट, स्टेट लिस्ट। एट्थ में सारी लैंग्वेजेस हैं। नाइन्थ में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी 9th शेड्यूल में ऐड कर देते हैं, फिर उस पर कुछ एक्शन जुडिशरी नहीं ले सकती, ऐसा करके 9th शेड्यूल बनाया था। लैंड रिफॉर्म समझ लो एक तरीके से। फर्स्ट जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना 1951 का, वो इसी पर बेस्ड है। 9th के बाद 10th शेड्यूल आता है, ये तो पता ही होगा सबको, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था ये। देन नेक्स्ट आता है 10th हो गया, 11th शेड्यूल और 12th। 11th में आती है कितने सब्जेक्ट हैं पंचायती राज में, कितने हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। 12th में आता है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, तो इसमें कितने हैं, 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये सारे मैंने रिवाइज करवा दिए हैं, एक बार इसको देख लेना और इसकी ट्रिक्स वगैरह से जो भी जैसा लगे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल पे क्वेश्चन आता ही है। द सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस इंक्लूडेड। सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं, यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 7th शेड्यूल ही है। देखो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आती हैं। एक आती है यूनियन लिस्ट, अप्रॉक्स 100 सब्जेक्ट हैं इसमें। कंकरेंट लिस्ट में 66 हैं, और स्टेट लिस्ट में सबसे कम है, 44-45 के आसपास है। स्टेट लिस्ट से निकाले गए थे कुछ सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट में डाले गए थे 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे। कौन कौन से थे, 5 सब्जेक्ट थे, वेट एंड मेजर। पता करना, बताना अच्छा कौन से हैं, कमेंट में बताओ, देखते हैं पढ़ रहे हो कि। स्टेट सेंटर रिलेशन 73 वाला भी हो गया, 7th शेड्यूल है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल में कौन सा लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं है, गुजराती,
कश्मीरी, राजस्थानी, डोगरी। गुजराती भी है, कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, राजस्थानी नहीं है इसमें। देखो याद कर लो, एट्थ शेड्यूल की सारी भाषाओं को मत याद करो, बट एक इसमें चीज़ है, ट्रिक है एक। 21, 71 और 92, ये सारे अमेंडमेंट हैं। 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 92nd अमेंडमेंट। कुछ यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, जैसे 21st में सिंधी लैंग्वेज एट्थ शेड्यूल में ऐड हुई है। 71st अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ है? 3 लैंग्वेज। कौन सी? कोंकणी और मणिपुरी नेपाली। KMN याद कर लो उसको। और 92nd शेड्यूल में याद करने का तरीका बहुत आसान है। बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली, BDMS। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का मेन फंक्शन क्या है? देखो ओवर एक्सप्लेन कर रहा है, इसको पढ़ें कि ना पढ़ें ऐसे मार दें, बट पढ़ लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस विच मे बी और डिवाइडेड बिटवीन देम। तो स्टेट और सेंटर के बीच में जो टैक्स का डिवाइड करता है वो फाइनेंस कमीशन करता है, यही इसका फंक्शन है। फाइनेंस कंट्रोल ओवर द स्टेट नहीं, फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द सेंटर ऐसा भी नहीं होता है, कंट्रोलर जनरल करता है उसको। टेन्योर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितने टाइम का टेन्योर होता है? 665, 6 साल या 65, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए उसमें उसको रिटायर करते हैं। 6 साल का टेन्योर होता है या 65 साल, जो भी पहले वो पूरा हो जाए उसको रिटायर कर देंगे। तो आंसर इसका 6 ईयर है। प्लानिंग कमीशन, इसका आर्टिकल याद कर लेना, 148 से चल जा 148 टू 151। प्लानिंग कमीशन वो स्टैब्लिश्ड बाय, छोड़ दो प्लानिंग कमीशन, यहाँ नीति आयोग लिखो। अब बताओ नीति आयोग को किसने स्टैब्लिश किया था? 1 जनवरी 2015 में स्टैब्लिश हुई थी, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से इसको बनाया गया था। देखो प्लानिंग कमीशन भी सेम है, उसको भी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही बनाया गया था, ठीक है। कुछ स्टैट्यूटरी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, ना किसी एक्ट के थ्रू आई है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेजोल्यूशन जो पास किया गया था यही है। विच ऑफ द स्टेट हैज़ मिनिमम पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम सबसे कम मिनिमम पर कैपिटा इनकम किस स्टेट की है? तो बिना सोचे समझे आप लोग बिहार लगा देते हो इसमें। इन डेफिसिट फाइनेंसिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इज कवर्ड बाय प्रिंटिंग न्यू नोट्स। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी में, डेफिसिट फाइनेंस करना। जब ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट हो जाता है तो डेफिसिट फाइनेंस करते हैं, मतलब लोन वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, या खुद से हम नई करेंसी को प्रिंट करना चालू कर देते हैं। बट इससे एक दिक्कत होती है, अगर हम नई करेंसी प्रिंट कर रहे हैं ना, प्रिंटिंग न्यू नोट्स, तो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इट इज़ द अनसक्सेसफुल, द कंडीशन अराइज। क्यों ऐसा होता है पता है? हम डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए नई नई करेंसी हम प्रिंट करना चालू कर देते हैं, बट उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, और इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई जो होती है, मुद्रास्फीति जो होती है वो बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट है? इनकम टैक्स तो हम डायरेक्ट देते हैं, एक्सपेंडिचर टैक्स, डेथ टैक्स, ये क्या है? सेल्स टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। सेम क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन चेंज किए हैं। सेल्स टैक्स तो है ही है, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो इनडायरेक्ट, टोल टैक्स भी डायरेक्ट होता है। सुपर 301 इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल ट्रीटी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ह्यूमन राइट, या ऑब्स्टेकल इन फ्री ट्रेड। देखो सुपर 301 है ना, ये काफ़ी बार अमेरिका जो है वो इम्पोज कर देता है। क्यों इम्पोज करता है? उसको लगता है कि हमने, मतलब उसकी जो चीज़ें हैं ना, उसका जो
ट्रेड वाला है ना, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को हमने इग्नोर करके हमने डायरेक्टली ट्रेड करना चाहा है। मतलब एक तरीके से ये समझ सकते हो कि वो रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगाता है हमारे ऊपर थ्रू टैरिफ्स या ट्रेड के रेस्ट्रिक्शंस लगाता है जब उसको लगता है कि ये रिटेलिएटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे चाइना करता है उसके साथ अक्सर, ठीक, डंपिंग वंपिंग मान के चल सकते हो, ऐसा कुछ सोच लो, ठीक है। तो इसको जब वो थोड़ा सा उसमें जाता है तब सेक्शन 301 भी बोल देता है इसको कभी कभी, वैसे सुपर 301 नाम है इसका। तो इसका आंसर होगा, ये यूएस लगाता है इंटरनेशनल ट्रीटी है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ह्यूमन राइट, ऑब्स्टेकल एंड फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड के ऑब्स्टेकल में जब रिटेलिएटरी ट्रेड पॉलिसीज होती हैं तब जाके यूएस इसको इम्पोज करता है और मना कर देता है, टैरिफ वैरिफ बढ़ा देगा, ट्रेड बढ़ा देगा, वो टैरिफ बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक वायर यूज्ड इन द फ्यूज हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फ्यूज में जो इलेक्ट्रिक वायर यूज होता है उसके फीचर क्या हैं? लो रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस कम होता है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्या, या लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, या हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट? देखो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। देखो ये फ्यूज़ वायर है और जब ज़्यादा पावर आता है ना तो शॉर्ट सर्किट और ओवर हीटिंग का खतरा होता है। उसकी वजह से ये जो वायर लगा है ना, फ्यूज़ वायर बीच में, ये वाला वायर, ये ईजिली मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट ही नहीं होगा, पहले ही यहाँ पे फ्यूज़ से ही वायर कट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा ना, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका आंसर होगा ये। मेन फंक्शन ऑफ द डायनमो, फिर वही आ गया जनरेटर, रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्या करता है ये, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कंपेयर टू, ये सब करवा चुके हैं ना, रिपीटेड जो लिख रहे हैं ना हम आर गोला लगा के, समझ लो इतना इंपॉर्टेंट, कई बार कई जगह लिखा है। कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर, स्टीम्स कॉजेज मोर बर्न टू द हैंड बिकॉज, देखो टेम्परेचर सेम हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो, बट अगर स्टीम ले लो और पानी ले लो, वाटर ले लो, कौन सबसे ज़्यादा हर्ट करेगा, बॉइलिंग वाटर करेगा कि स्टीम करेगी एट 100 डिग्री सेल्सियस? स्टीम सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इसकी लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेटेंट हीट से बर्न के चांसेस होते हैं, जल सकते हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोस्टैट इज रिलेटेड टू। थर्मोस्टैट का मतलब है कि थर्मो से आप देख लो, थर्मो कहीं भी आ जाए ना, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लाउड्स, एयर। तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। बट थर्मोस्टैट का मतलब है कि ये एक ये स्टैट बना दिया है हमने, रेफ्रिजरेटर हो गया है ना, या कोई बॉटल हो गई जिसमें स्टैट है कि जो भी एक्सचेंज है ना वो हीट का ना हो पाए। यहाँ पानी है तो ये ठंडा है तो ठंडा ही रहे, गर्म है तो गर्म ही रहे, ऐसा कुछ थर्मोस्टैट टेम्परेचर, यहाँ ये चीज़ें हम डेवलप कर देंगे, है ना। आजकल बॉटल्स भी आ रही हैं, ठीक है। विच कलर कॉम्बिनेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट? white on the upper and black in the inner side, black on the upper, white in the inner side, only black, only white? ऐसा छाता तो देखा ही नहीं होगा ना कहीं, ब्लैक तो देखे होंगे। देखो कॉन्सेप्ट बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अपर में तो वाइट नहीं होता है, ब्लैक ऑन द अपर और वाइट इन द इनर साइड ये हो सकता है। देखा होगा ना वो छाते जो पहले आते थे उसमें ब्लैक होता था बाहर और सिल्वर होता था अंदर, सिल्वर अंदर होता था। इसको वाइट कंसिडर कर लो कुछ टाइम के लिए, तो इसका आंसर ये होगा। ब्लैक बाहर इसलिए होता है क्योंकि यूवी रेज जो होती है ना उसको एब्जॉर्व कर ले ब्लैक। अब यूवी रेज को जब 95% ब्लैक एब्जॉर्व कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेगा तो वहाँ से वो छाते के थ्रू फिर अंदर नहीं आएंगी, है ना। और वाइट क्या करेगा, वाइट रिफ्लेक्ट कर देगा सब कुछ, अंदर वाला वाइट। ब्रास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ब्रास इज एन एलॉय, एलॉय मैंने अपने नोट्स जो शेयर किए हैं उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन है, तब ऊपर वाले भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सनसेट सनराइज भी है। और हाँ, ब्रास क्या है,
ये किसका कॉम्बिनेशन है? इट इज़ एन एलॉय, और ये इसको पीतल बोलते हैं, ब्रास को हिंदी में सुना होगा। तो ये कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन है, टिन सिल्वर, टिन कॉपर जिंक। और टिन और कॉपर जो है ना, Sn प्लस Cu, ये जो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? ब्रॉन्ज का। ठीक है, ब्रॉन्ज का कांसा, इसका कॉम्बिनेशन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कार्बन? कार्बन किस में होता है? लिग्नाइट में होता है, टिन, आयरन या सिल्वर? तो लिग्नाइट एक टाइप का कार्बन ही है, कार्बन या कोल बोल सकते हैं इसको, लिग्नाइट कोल होता है। शायद मैं सही हूँ, हाँ सही होगा। केमिकल नेम ऑफ द लाइमस्टोन? केमिकल नेम लाइमस्टोन का क्या है? लाइमस्टोन जो है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फाइड है? उसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, लाइमस्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन? नाइट्रोजन, इट इज़ 71% अप्रॉक्स, 79% है। 79 या 78% है। ईजिली सॉल्यूबल इन वाटर, सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल क्या है वाटर में? वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल कार्बन है, नाइट्रोजन, अमोनिया या आयोडीन? अमोनिया, NH3। देखो जो ये है ना, हाइड्रोजन है ना, इसके 3 बॉन्ड पानी में जाते ही इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अमोनिया, इसीलिए जो होता है ये इजीली सॉल्यूबल होता है वाटर में, याद कर लो उसको, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विटामिन डी का सोर्स क्या है? लेमन है, सी का है, सनरेज, डी का है, ऑरेंज, सी का है, कैशव नट। तो सनरेज सोर्स है। हमारी जो सन रेज है ना, वो जब बॉडी में पड़ती हैं तो एक एंजाइम रिलीज होता है बॉडी से, वही विटामिन डी बन जाता है। कॉज ऑफ एड्स, एड्स होने का रीज़न क्या है? बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, वायरस से होता है या अमीबा से होता है? वायरस से होता है। कौन सा वायरस है एड का? एड्स का। एड्स का मतलब हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और वायरस जो है ना, वो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या सॉल्ट है? इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन। ये कहाँ मिलता है? ये हमारे पेनक्रियाज में मिलता है। ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मिलता है। ठीक है, और पेनक्रियाज समझ में आ ही गया। एक चीज़ और है इंसुलिन की, इंसुलिन को हम डायबिटीज़ से रिलेट कर सकते हैं। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, तो हमें डायबिटिक हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है हमको। और इंसुलिन को हमारी बॉडी में मतलब प्रॉपर अमाउंट में रहेगी, तभी हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन डिजीज़। ये भी मेरे नोट्स में दिया हुआ है, जो साइंस के नोट्स मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में। ब्रेन डिजीज़ डायग्नोज किससे होती है? ECG, EMG, EEG या EKG? EKG तो कुछ होता ही नहीं है। ये EEG जो है ना, इलेक्ट्रो सेफलोग्राम। ठीक है, इससे क्या होता है, ब्रेन में ट्रांसमीटर मतलब वो लगा के पता कर लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं, कैसे हैं, है ना। तो ब्रेन में टेस्ट हो जाता है, बेसिकली ब्रेन को हम डायग्नोज कर लेते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर, नींद आने लगी बहुत खतरनाक वाली।
एवरेज ब्लड प्रेशर, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 1992 में आया था, 80 टू 120, इसके बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर है, mm/Hg मैंने एक्सप्लेन किया था ना ऊपर, ये यूनिट होती है, और इसके बीच में अगर रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, इससे नीचे लो ब्लड प्रेशर, इससे ऊपर हाई ब्लड प्रेशर, ये होता है सिस्टोलिक, ये होता है डायस्टोलिक, सब एक्सप्लेन किया है ऊपर। मेन फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना या कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, इम्यूनिटी डेवलप करना है, कुछ नहीं, तो इम्यूनिटी डेवलप करता है। बेसिकली जो बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन एंजाइम, वायरस या कुछ भी अटैक करता है ना, तो उससे लड़ने का, फाइट करने का काम करता है WBC। ठीक है, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या है? न्यू वायरस है, मेनोमेंस प्रोग्राम है, प्लेग है। प्लेग व्लेग क्या होता है? हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। वायरस तो अंदर आता है ना, तो एक मालवेयर टाइप में है, मतलब सॉफ्टवेयर को बेसिकली जो डैमेज करता है वो वायरस होता है, तो इसका आंसर ये होगा। कंप्यूटर वैसे पूछा नहीं जाता है यूपीपीसीएस में। द नेम ऑफ द इंडिजीनियस टैंक, इंडिजीनियस टैंक, अच्छा, इंडिया में जो टैंक डेवलप किया है इंडिया ने, उसका नाम क्या है? इंद्र नाम है, महाबली या अर्जुन या कौशल? अर्जुन टैंक, T90 याद होगा, वो है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन इज यूज्ड फॉर, क्रायोजेनिक इंजन किसके लिए यूज होता है? बोइंग में, एयरक्राफ्ट, एज अ फास्ट रेल इंजन, रेल इंजन में यूज होता है, स्पेस शटल में होता है, न्यूक्लियर फर्नेस में होता है। तो इन तीनों में नहीं होता है। स्पेस शटल में रॉकेट जो होता है ना, बेसिकली रॉकेट में जो इंजन में जो फ्यूल होता है ना, उसको हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं ना, तभी वो सॉलिड ऑर्डर फ्यूल होता है, और उसको बेसिकली रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इतना समझ लो बस। हैवी वाटर इज अ टाइप ऑफ, हैवी वाटर को बोलते हैं D2O। D2O जो है वो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, हाँ, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड है, ठीक। और ये काम क्या करता है? कूलेंट है, ये मॉडरेटर है, ओर है या फ्यूल है? तो हैवी वाटर एक्ट एज अ मॉडरेटर, ठीक है। ये जो होती है ना, जो चेन रिएक्शन जो चेन रिएक्शन बन रही होती हैं, इन चेन रिएक्शन को ये बनने नहीं देता है, न्यूक्लियर वाली, ठीक है। सिंपल सा काम इतना है इसका, ठीक है। और इसको कंट्रोल करता है, बेसिकली कंट्रोल द चेन रिएक्शंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मॉडरेटर का यही काम होता है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड, करंट अफेयर है, छोड़ देते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन द हाइएस्ट प्लेसेस? गार्डियोला काठमांडू, लासा, थिम्पू। थिम्पू भूटान की कैपिटल है, काठमांडू नेपाल की है, और लासा जो है वो ऊपर है, तिब्बत में है, तो ये काफ़ी ऊपर हो गया ना, तो इसी को मान सकते हैं हाईएस्ट एल्टीट्यूड में लासा ही होगा। हेलेंस्की, देखो कैपिटल पूछा जाता है यूपीपीसीएस में। हेलेंस्की किसकी कैपिटल है? डेनमार्क की है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की है, ओके। अगर फिनलैंड, हाँ फिनलैंड की है। स्वीडन की क्या है? स्वीडन की क्या है, के से है कुछ, देख लेना, बाकी सबकी कैपिटल लिख लेना, याद कर लेना, दिमाग चल नहीं रहा है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मुंबई टू गोरखपुर रूट इज, मुंबई से गोरखपुर की जो लीस्ट डिस्टेंस है ना, वो कहाँ से जाती है? रेलवे वाला क्वेश्चन है क्या ये? आगरा से होके जाती है, इलाहाबाद से झांसी या दिल्ली? देखो इंडिया का मैप बनेगा ना, तो मुंबई से गोरखपुर जाओगे तो पता चल जाएगा कि इलाहाबाद से होके जाता है, ठीक है। दिल्ली से घूम के नहीं जाओगे, ना आगरा से होके जाओगे, ना झांसी से होके जाओगे, है ना, इलाहाबाद से होके जाओगे रेलवे के थ्रू। जुरासिक पार्क क्या है? एक ब्यूटीफुल पार्क है यूएसए में, एक नॉवेल है, टेक्नोलॉजी मूवी है, या न्यूक्लियर पावर सेंटर है? तो उस समय जुरासिक पार्क चल रहा था ना, मूवी आई थी, साइंस फिक्शन। अल
उल्फा टेररिस्ट इज एसोसिएटेड विद, उल्फा टेररिस्ट कहाँ मिलेंगे? असम में, पंजाब में, यूपी और कश्मीर। अब तो नहीं है ये सब। उल्फा जो है ना असम के हैं, असम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा। ऑथर ऑफ द मालगुडी डेज, बहुत उस टाइम की सबसे पॉपुलर स्टोरीज मालगुडी डेज आर के नारायण ने लिखी थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड, नेशनल हेल्थ पॉलिसी किसने डिक्लेयर, मतलब कब कब डिक्लेयर हुई है? ठीक है, तो आइडिया कुछ है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का? अगर हम इसकी बात करें 1983, 87, 76, 80, तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड कप हमने कब जीता था? 1983 में, तभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। बट ये बहुत पुरानी है। क्यों? क्योंकि ये पेपर 1993 का है। अभी की अगर नेशनल पॉलिसी की बात करें तो रीसेंट में 2017 में नेशनल पॉलिसी आई थी। ठीक है, उसके बाद हम आयुष्मान भारत, जन आरोग्य मिशन, ये सब लेके आए थे इसी हेल्थ पॉलिसी के बेसिस पे। काफ़ी सारे चीज़ें थी ना इसमें कि 2.5% ऑफ जीडीपी हेल्थ में खर्च करना है, और हम सिक से हम वेलफेयर की तरफ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था इनका कि हमें ऐसे ट्रीट करना। और भी कई सारे थे प्रिंसिपल्स इसके, बट हमें ईयर जानना है बेसिकली। तो 2017 था। इसके पहले भी एक बार आई थी, 2002 में आई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल चाइल्ड फंड ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 83 में हुआ था, 74 में हुआ है, 80 में हुआ है, या 79 में हुआ है? चाइल्ड फंड इस्टेब्लिश्ड इन 1979। देखो ऐसे स्कीम से क्वेश्चन आता है, कौन सी स्कीम्स किस ईयर में स्टार्ट हुई है? स्वच्छ भारत मिशन याद कर लेना। 2014 के बाद जितनी भी स्कीम्स हैं ना इंडिया में, अम्ब्रेला स्कीम्स, वो सारी ईयर याद होना चाहिए। क्रोनोलॉजी में आता है लगाने को। 3 से 4 क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल स्कीम्स के ऊपर। मेन सेंटर ऑफ द ईसीएम, ईसीएम क्या है? हटाओ इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान तबला बजाते हैं, अल्लाह रखा सरोद, जाकिर हुसैन वीणा। करेक्टली पूछ रहा है ना? तो हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? ये शहनाई बजाते हैं ना। इनको भारत रत्न भी मिला है। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं थे, अल्लाह रखा भी तबला बजाते थे। साइंस डे सेलिब्रेटेड 28 फरवरी, 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। क्यों? रमन इफेक्ट उस दिन आया था क्या? या रमन कौन? सीवी रमन की बात कर रहा है, रेस्पेक्ट से नाम लो, सर सीवी रमन। तो ये इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लाइट में 28 फेब को, इसलिए। या इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? बर्थ तो नहीं होती है, नेहरू की होती है क्या? तो इसका आंसर होगा, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 28 फेब को, ठीक है, 1930 में। तब से हम रमन इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रमन का जो स्कैटरिंग होता है ना, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली। और 28 फेब से हमने साइंस डे मनाना चालू किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गेट बेनिफिटेड मैक्सिमम फ्रॉम द सरदार सरोवर? सरदार सरोवर डैम या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? ये क्वेश्चन भी आ चुका है ना। नर्मदा रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा गुजरात को होगा, क्योंकि गुजरात के ही जगह ना, केवड़िया एक जगह है गुजरात में जहाँ पर ये डैम बना हुआ है। महात्मा गांधी ब्रिज इज लोकेटेड इन, महात्मा गांधी सेतु, ब्रिज सेतु कहाँ बना हुआ है? बिहार में सबसे बड़ा। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि 2017 तक तो सबसे बड़ा बिहार का ही था, बट जब यहाँ पे एक ब्रिज बनाया ना असम में, असम में एक ब्रिज बनाया था, उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्रिज हो गया था वो असम का हो गया था। नाम नहीं याद आ रहा कौन सा है। द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा,
लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है। ठीक है, न्यूटन ने यहीं से ग्रेविटी टेस्ट की थी। कुछ टेस्ट वेस्ट हुआ था ना यहाँ से। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा बेंड है ना, कुछ डिग्री पे बेंड है, और वो बिल्डिंग अभी भी ऐसे ही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेटेड है, उस समय आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये एजुकेशन से रिलेटेड तो है, रूरल से अर्बन, मिडिल एज या चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन मतलब सारी चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें इन द सेंस कि बेयर मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट होगा एजुकेशन में, सब कुछ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए, मतलब टाइम स्कीम जो आई थी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।